ओके, तो अपना सीएसआर कंसेप्ट डन था, बराबर। सीएसआर हो चुका है। मैंने क्यों सीएसआर पे जब मारा, थोड़ा सा तुमको एक आइडिया आना चाहिए कंपनी लॉ होता क्या है। वरना अगर मैंने वही इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ पहले ही शुरू कर दिया रहता, तुम बोले रहते ये तो सब अपने को आता है, मतलब लॉ बहुत इजी और ये एकदम फालतू सब्जेक्ट है। वैसे इसको पूरा मत डिस्काउंट करो। तो सीएसआर एक इजीएस्ट चैप्टर था, ऐसा पकड़ के चलो। उसमें कुछ याद नहीं रखना था ज्यादा, सिर्फ कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, फिर क्या लिमिट्स है उसके, उतना ही याद रखना है। तो एक छोटा सा इजी चैप्टर अगर वो है तो सोच लो कि डायरेक्टर्स ऑडिटर्स के कंसेप्ट में बहुत लगने वाली। फिर इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज, डिबेंचर्स, इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी है और समझनी भी है। ठीक है, चलो अभी ये तुम्हारा हो चुका है, सीसेट में ये हो चुका है ऑलरेडी। और ये इवन तुम्हारा अगर एसपी था 11th-12th में, तो उसमें भी हो चुका है। बट फिर भी अपने को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि केस लॉ कैसे समझना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे लिखना है, ये चैप्टर में अपन वही देखेंगे। बाकी तो सारे कंसेप्ट आते हैं, सोलोमन एंड सोलोमन क्या है, फिर ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ये सारे तुमने केस लॉ सुने होंगे। बट अभी एग्जाम में लिखने का कैसे? ठीक है, मैं जो बोला था कि अपन एक बार पेपर डिस्कस कर लेंगे, पहले अपन ये केसेस देख लेते तो थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगा, फिर अपन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर अभी फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते, बहुत इजी चैप्टर है। 30 पेजेस का ये अपना एक 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। पॉइंट क्या है ये चैप्टर पढ़ाने का? नॉट टू मेक यू अवेयर ऑफ व्हाट इज कंपनी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ कंपनी। उसके ऑलरेडी कुछ फीचर्स तुमको मालूम है, तो वो तो अपना यहाँ पे काम नहीं। अपना यहाँ पे काम मेन कौन सा रहेगा? केस लॉज कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलो तो इंट्रोडक्शन जूरिस्प्रूडेंस ऑफ कंपनी लॉ। जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या? उसका रैशनल, उसका फाउंडेशन कहाँ से बना। ठीक है, इंग्लिश पेरेंट्स, ठीक है, इंग्लिश लॉ का अपन ने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया है। कंपनीज एक्ट हैव बीन मॉडल्ड ऑन इंग्लिश लॉज, अपन ने उधर से उठाया वो। जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट वाज द फर्स्ट कंपनीज एक्ट पास इन इंडिया इन 1850, तो उधर इंग्लैंड में 1844 में हुआ था। इंडिया में वही लॉ थोड़ा सा चेंज होके 1850 में यहाँ पे पास हुआ था, इसलिए नाम में इंडियन रहता है। मैंने शायद से बोला नहीं होगा। ठीक है, इंडियन, अभी इंडियन कंपनीज एक्ट ऐसे दिखता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा क्यों है फिर? जो ब्रिटिशर्स के अंडर पास हुए थे, मतलब क्या, जो अपने को फ्रीडम से पहले जो ब्रिटिशर्स ने लॉ पास किए थे, तो वो लॉज वो तब काफी कंट्रीज को गवर्न करते थे। तो हर एक कंट्री के लिए, अफ्रीका के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग, जो भी उनके और कंट्रीज थे अंडर देयर रूल, तो उनके लिए वो अलग अलग लॉ पास करते थे। तो जो कंट्री के लिए लॉ, तो वो वहां पे वो पहले नाम चिपका डालते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट उन्होंने क्या पास किया? इंडियन कंपनीज एक्ट 1850 में। फिर देखो वापस इंडियन कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, फिर कंपनी कभी कभी वो वर्ड निकाल लेते थे, बट मेजोरिटीज में रहता था। और यहाँ पे 1956 का लास्ट मेजर लॉ था ये, बराबर। अपन जो लॉ अभी पढ़ रहे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, इसके पहले कौन सा लॉ था मालूम है क्या? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ था। ठीक है, पर अभी वो सारा चेंज हो चुका है, अभी वो हट चुका है, तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये सारा लॉ तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। व्हेन आई वाज इन एग्जीक्यूटिव, मैंने ये लॉ पढ़ा था, राइट? नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ, ये इतना भी पुराना नहीं। मेरा एग्जीक्यूटिव का आइटम ये लॉ नहीं था, मेरे को भी यही लॉ था। तब मेरे को कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आईपीसीसी में हमको ये लॉ था और सीएस एग्जीक्यूटिव में मेरे को ये लॉ था। तो अभी तुमको उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही लॉ, कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, उन्होंने काफी अमेंडमेंट भी लाए, मतलब चेंजेस भी लेके आए, फंडामेंटल कंसेप्ट कुछ। देखते हैं अभी कंपनीज एक्ट बेस्ड ऑन द भाभा कमेटी रिकमेंडेशन, याद रखने की जरूरत नहीं, फटाफट पढ़ते इसको। एट द एंड ऑफ 1950, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमिटी, चेयरमैनशिप अंडर द एच.सी. भाभा, टू रिवाइज द कंपनीज एक्ट 1913। ठीक है, तो वो रिकमेंडेशन ऑफ द कंपनी लॉ कमेटी, 1956 में एक लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में। काफी चेंजेस हुए इसमें भी। अमेंडमेंट्स मतलब ही क्या? चेंजेस, अपडेट्स। अमेंडमेंट्स मतलब ही क्या रहते हैं? अपडेट्स। लॉ में चेंजेस, अपडेट्स या चेंजेस बोलो इसको, कुछ भी चलता है। ठीक है, अमेंडमेंट्स को। तो 1960, 62, 63, 64, 65, देखो हर साल जब लॉ नया रहता है ना, तो उसमें काफी अमेंडमेंट आते हैं। बट एक बार लॉ पक्का बन गया, देखो 7-8 सालों में एक एक अमेंडमेंट आ रहे हैं, राइट? मेजर डेवलपमेंट इन द कंपनी लॉ इन इंडिया, क्या क्या डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से कंपनीज आए? ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स का,
In India, indirectly, all East India companies are royal charter companies. Major outsourcing of sovereign function was done in Europe and India, including army administration and government tax collection by Mughal Empire after Baxter defeat. ठीक है, तो ये उनको राइट्स मिल गए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी को. Companies Act 1850 was the first law on registration of joint stock companies, was a distinct legal entity. ठीक है, फर्स्ट लॉ था ये इंडिया में. 1857 में वापस कंपनी लॉ, कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ, वो अपन देखेंगे. लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, जो भी लायबिलिटी जिसको भी पैसा देना है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. कंपनीज एक्ट 1866, फिर कंपनीज एक्ट 1882. ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स वाज लिमिटेड बट द डायरेक्टर्स वर अनलिमिटेड. डायरेक्टर्स की लायबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड कर दी थी. रजिस्टर्ड मिनट्स एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस. मिनट्स मतलब क्या, समरी. मिनट्स मतलब क्या रहते हैं, समरी ऑफ ट्रांजैक्शन या समरी ऑफ मीटिंग. जैसे मैं कर रहा था ना, उस सीएसआर का मैंने समरी बोला था, इसके इतने डायरेक्टर, ये इधर एप्लीकेबल है 3 साल के लिए कंटिन्यूस. समरी मतलब क्या, मेन पॉइंट्स. ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन. स्पेशल देखो, कंपनी में कोई भी चीज पास कर रही है, कोई भी चीज को हाँ बोलना है. जैसे घर पे रहता है, कोई भी चीज को हाँ बोलना है तो पहले पापा की परमिशन लगती, फिर मम्मी की, कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स की भी लगती है, और अगर जॉइंट फैमिली में तो सब परिवार की, पूरे परिवार की लगती. किसी एक को भी 2 व्हीलर लेना है, मोबाइल फोन लेना है, सबकी परमिशन लगेंगे. ठीक है, तो जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा दिमाग, बराबर उतने ज्यादा लोग कार्डा डालेंगे. इसलिए कंपनी में 2 टाइप के रेजोल्यूशन रहते हैं, एक रहेगा ऑर्डिनरी और दूसरा रहेगा स्पेशल. ये अपन डिटेल में देखेंगे, आज से थोड़ा सा बता रहा हूँ. ऑर्डिनरी मतलब ही क्या, छोटा टुच्चा मैटर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा सीरियस मैटर नहीं. तो उसमें क्या 50% लोगों ने बोल दिया तो भी चलेंगे. 50% मतलब क्या, वन हाफ, मोर देन वन हाफ ऑफ द पीपल आर सेइंग यस. 50% से ज्यादा लोगों ने अगर हाँ बोला तो दैट इज एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स रहते, चिंदी मैटर्स नहीं रहेंगे. दे ऑक्यूपाई अ स्पेशल पोजीशन इन द आईज ऑफ लॉ एंड इन द आईज ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब वो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है. एक इंपॉर्टेंट कैसे हो गया, they occupy a very prominent position in the eyes of law. लॉ क्या बोलता है, ये बहुत सीरियस सेंसिटिव मैटर्स है, इसको सबकी परमिशन ले. और दूसरा फ्रॉम द आईज ऑफ शेयर होल्डर्स, बिकॉज उनका इंटरेस्ट काफी लग सकती है उनकी इंटरेस्ट की. इसलिए यहाँ पे कितना 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए. 75 मतलब क्या, 3/4 ऑफ द पीपल शुड से यस. तो अगर यहाँ पे 100 लोग हैं, यहाँ पे 50 से ज्यादा मतलब 51 लोगों ने हाँ बोलना चाहिए, और यहाँ पे 75 लोगों ने मिनिमम हाँ बोलना चाहिए, मोर देन 75, तो 76 पकड़ दीजिए. ठीक है, पावर टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर टू सेटल डिस्प्यूट. आर्बिट्रेटर मतलब थर्ड पार्टी. जैसे 2 लोगों में झगड़ा हुआ, अपन कोर्ट में जाते, पर कोर्ट में तुमको मालूम है तारीख पे तारीख पड़ती रहती, बच्चे हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर भी कोर्ट का डिसीजन आता नहीं, बिकॉज कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन, काफी ज्यादा केसेस पड़े. तो वैसा ना हो, इसलिए एक थर्ड पार्टी मतलब कि अगर तुम्हारा और मेरा झगड़ा है, राइट, तुम्हारा और मेरा झगड़ा है, लेट्स से अपना एक थर्ड कॉमन कोई तो भी फ्रेंड है, तो अपन उसको बोलेंगे तू झगड़ा सॉल्व कर, जो भी तू डिसीजन देंगे हम उसके लिए रेडी. तो वो क्या हुआ, आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर मतलब क्या, वो सेटलमेंट करता है, थर्ड पार्टी रहता है, ही इज नॉट अ कोर्ट बट ही हैज द पावर ऑफ द कोर्ट. वो है तुमको वैसे भी. ठीक है, इसका एक चैप्टर है तुमको जीपी में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स विद लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट के साथ क्या क्या पावर्स थी. कंपनीज एक्ट 1913 में क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी का कंसेप्ट. 2 लोग. कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एनपीओ सेक्शन 8. एजीएम, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स एंड ईजीएम. अपने को मीटिंग्स का एक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उस पे मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही, तो वो अपन देखेंगे इसमें. रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस. मैंने बोला चार्जेस मतलब क्या, कोई चीज अगर गिरवी रखा है तुमने, कोई भी अगर चीज गिरवी रखा है, चार्जेस उसको बोलते हैं. तो वो कंपनी को बताना पड़ता है कि कौन सा चीज गिरवी रखा है, और उसके लिए रजिस्टर बनाना पड़ता है. इसके लिए भी अलग से चैप्टर है, आपने को देखना है. अमेंडमेंट चेंजेस हुए, सब्सटेंशियल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के. 56 में मेन लॉ अपना इंट्रोड्यूस हुआ, कंपनीज एक्ट 1956. The Companies Act was enacted with a view to consolidate and amend the earlier laws relating to companies and certain other associations. जो ऊपर के अब तक लॉज देखे ना अपन ने, वो सारा अमेंड करने के लिए ये लॉ बनाया गया. ठीक है, लार्जली बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस अपन ने पढ़ा. अमेंडमेंट भी उसमें हुए. 1956 का लॉ था, 658 सेक्शंस एंड 15 शेड्यूल्स, काफी बड़ा लॉ था. फुल एंड फेयर डिस्क्लोजर इन प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस मतलब क्या,
जैसे मैंने भी तुमको भेजा था एडमिशन, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि कोई डेमो लेक्चर में, तो वो प्रोस्पेक्टस भेज देती टीम, या कभी कभी मेरे को भी मैसेजेस आते तो मैं भी भेज देता हूँ, राइट। तो प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, पूरा क्लास का इंफॉर्मेशन। तो कंपनी का क्या होगा फिर, कंपनी का इंफॉर्मेशन। जैसे तुम एडमिशन लेते हो, एडमिशन के टाइम पे प्रोस्पेक्टस मिलता है, पूरे उसमें बप्पारे रहते हैं, बराबर ना, वही तो रहता है। तो प्रोस्पेक्टस हो गया, उसमें सारी चीजें बतानी है तुमको, बप्पारे नहीं मारने, सच चीजें बतानी, सब चीजें बतानी, ठीक है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, प्रोविजन फॉर इंटरवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन बाय गवर्नमेंट इनटू द अफेयर्स, अगर कुछ गड़बड़ी लगी तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है, ध्यान रख सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल मतलब क्या, मैनेजर मतलब जो मैनेजर्स या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीजों का राइट सिर्फ किसको है, वो रेजोल्यूशन जो पढ़ा ना अपन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कुछ चीजों का राइट सिर्फ किसको दिया है, शेयर होल्डर्स को, ठीक है। शेयर होल्डर्स को कुछ चीजों का राइट दिया है। एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज बाय कंपनी मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स वेर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट। माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, वापिस इसका भी चैप्टर, जो भी कंसेप्ट यहाँ पे अलग अलग आ रहा है चैप्टर है उसका, ठीक है। The Companies Act was enacted with an object to amend and consolidate law relating to companies. Amend मतलब क्या, अपडेट, और consolidate मतलब कंबाइन। तो amend मतलब अपडेट और consolidate मतलब कंबाइन, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज व्हिच वाज अ मैमथ लेजिस्लेशन, मैमथ मतलब काफी बड़ा चीज था। एज द कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रू इन नंबर्स, द नीड फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द एक्ट वाज फेल्ट एज मेनी एज 24 अमेंडमेंट्स, 24 अमेंडमेंट्स हुए उसमें। देखो 1960 में क्या अमेंडमेंट हुआ ये याद नहीं रखना, सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। सेवरल न्यू प्रोविजंस इंट्रोड्यूस हुए जो 1956 में नहीं थे। 1963 में कंपनीज का ट्रिब्यूनल मतलब एक स्पेशल कोर्ट, ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट, क्योंकि अभी फैमिली कोर्ट रहता है, मतलब डिवोर्स शादी के मैटर्स उधर जाते हैं। फिर ये रहता है मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, मतलब व्हीकल एक्सीडेंट वहां पे जाता है। एनवायरमेंट ट्रिब्यूनल, एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहां पे जाते हैं। इनकम टैक्स का अपीलेट कोर्ट, इनकम टैक्स का कोर्ट रहता है, जो इनकम टैक्स रिलेटेड मैटर्स वहां पे जाते हैं। कस्टम्स का एक कोर्ट रहता है। तो मतलब क्या, ये सारे स्पेसिफिक कोर्ट है, क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स भी अलग अलग रहते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस हो सकते हैं, एक कोर्ट झेल नहीं पाएंगे, तो अपन स्पेसिफिक कोर्ट बनाते जाते हैं। कोर्ट को क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजरियल पर्सन इन्वॉल्व इन केसेस ऑफ फ्रॉड, ठीक है। आगे जाते हैं 1965 के अमेंडमेंट में विवियन बोस कमीशन ने कुछ और अमेंडमेंट्स लेके आए। मेमोरेंडम मतलब सब्सिडरी ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, ये अपने को वापस पढ़ना है। स्ट्रेंथनिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन मतलब कब गवर्नमेंट टांग अड़ाएंगे, ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट 1969 में। मैनेजिंग एजेंट्स मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरीज को प्रोविजन काफी कर दिया, क्योंकि सीएस एक्ट तुम्हारा पास हुआ था ये टाइम पे। सेकेंडली कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय द कंपनीज टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1974 में कुछ अमेंडमेंट्स आए। इंट्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट एंड मेजर चेंजेस इन कंपनीज एक्ट। द ऑब्जेक्ट वाज टू इंजेक्ट एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे पब्लिक का ज्यादा निगरानी रखेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई थी। कुछ सेक्शन आए इसमें, वो छोड़ दो। कंपनी क्योंकि अभी ये कुछ काम का ही नहीं है, 1956 पढ़ने के लिए पढ़ना है। The Amending Act Section 293A, new government, non-government companies to make political contributions directly or indirectly. Non-government companies भी political, अपन अपने को वो भी देखना है, मतलब political contribution भी दे सकते हैं, ठीक है। Legitimate dues of workers rank pari passu with secured creditors in the event of closure of company and rank above even the dues, ठीक है। तो वर्कर्स के जो ड्यूज है, मतलब जब कंपनी बंद हो जाता है, ये भी अपने को डिस्कस करना है। जब कंपनी बंद हो जाती है तो किसको पहले पैसा मिलेगा, जब कंपनी बंद हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कंपनी इज डिसॉल्व, बंद हो जाता है, तो सबसे पहले पैसा मिलता है सिक्योर्ड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वर्कर्स को पैसा मिलता है। उसके बाद में गवर्नमेंट आता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस और ड्यूज रहते हैं, फिर बाकी बाकी चीजें रहती है, वो भी एक लिस्ट। तो सबसे पहले किसको पैसा मिलता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। पर ये होते कौन, ये भी अपने को मालूम है। सिक्योर्ड मतलब क्या, अगर मैंने कंपनी को 10 करोड़ रुपए दी और कंपनी को बोला ठीक है मैं 10 करोड़ तो दे रहा हूँ पर मेरे को कुछ गारंटी चाहिए, तो कंपनी ने उनका एक प्लॉट ऑफ लैंड था वो मेरे को गिरवी दे दी, एक प्लॉट ऑफ लैंड था वो मेरे को गिरवी दे दिया। मतलब वो क्या बोले, ये जमीन है 12 करोड़ की,
They said if we are not able to pay your 10 crore rupees, take that land. वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम 10 करोड़ नहीं दे पाए तो आप हमारी वो जमीन लेके जाओ, सो दैट 12 करोड़ रुपीज विल बी माइन, कैश तो नहीं पर प्रॉपर्टी तो मेरा हो जाएगा ना। मतलब अगर ये कंपनी डूब भी गया ये प्रॉपर्टी मेरे को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिल जाएंगे, प्रॉपर्टी मेरे को मिलेगा, कंपनी का कुछ भी हो। इसको क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड, मतलब मेरे को टेंशन नहीं ना, मैं सिक्योर्ड हो गया। सिक्योर्ड कैसे, मैं इनसिक्योर नहीं, ऐसे अभी इनसिक्योरिटी तो हर एक को मालूम है। इनसिक्योरिटी मतलब क्या, कि अरे अपना पर्सन कोई भी तो भी दूसरा ढाप सकता है, बीट अ बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। बट यहाँ पे सिक्योर्ड मतलब अपना पर्सन नहीं बोल सकते, बट अपना पैसा किधर भी नहीं जाएगा। अगर कंपनी डूब भी गई अपने को प्रॉपर्टी उसके बदले में मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब अपने को जिसको पैसा देना है, बराबर ना, कंपनी के एंगल से। तो कंपनीज अमेंडमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस, कुछ और चेंजेस हुए थे उसमें। सेक्रेटरी, क्योंकि तुम्हारा एक्ट पास हो गया था, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, सीएस एक्ट 1980, बराबर 1980 में तुम्हारा लॉ पास हुआ, ठीक है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास हुआ था काफी पहले, तो सीएस एक्ट हर एक का लॉ है। तो तुम्हारा लॉ कब पास हुआ था, सीएस एक्ट। तो क्यों ये ऐसे लॉ बनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंटल मतलब काफी बड़ा चीज था, हर एक के लिए लॉ है। वैसे हर एक ऑलमोस्ट ये इंस्टीट्यूट का लॉ ऐसे बहुत कम है, बट ऑलमोस्ट एवरी एजुकेशन के जो स्ट्रीमलाइंस है उसका लॉ है, उसका कोई तो भी बॉडी है। इवन डॉक्टर्स का भी, लॉयर्स का भी, तो तुम्हारा भी होना ही चाहिए था। The CS in practice was for the first time introduced in Companies Act, मतलब वो ऑब्वियसली उसका मेन काम क्या था, ध्यान देना। फिर डिपॉजिटरीज एक्ट, ये अपने को करना ही है। डिपॉजिटरीज मतलब क्या, शेयर्स और सिक्योरिटीज, बराबर, शेयर्स और सिक्योरिटीज का हिसाब किताब रखना। सेवरल अदर कॉन्सिक्वेंशनल थिंग्स, मेरे पास ऑलमोस्ट सब कंपनीज के पकड़ के, एक ऐसा पकड़ के चलो 500 शेयर्स है, 500 शेयर्स है मेरे पास। कौन से कंपनी के कितने मेरे को याद नहीं, तो कंपनी को याद होगे क्या, वो तो कितने शेयर होल्डर्स को शेयर्स देते हैं, राइट। तो उसका सारा हिसाब किताब, किसके कितने शेयर्स है, कौन रखता है, डिपॉजिटरी रखता है। तो डिपॉजिटरी इज लाइक द कस्टोडियन ऑफ शेयर्स। और कुछ चेंजेस हुए 1999 में। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी अपने को नेक्स्ट चैप्टर में देखना ही है। बायबैक ऑफ ओन सिक्योरिटी, फैसिलिटी ऑफ नॉमिनेशन, मतलब जो शेयर होल्डर है वो अगर मर गया तो किसको पैसा जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ये क्या बोलते हैं, आईपीए, जागो ग्राहक जागो। मतलब क्या, अगर एक शेयर होल्डर के पैसा पड़ा है बट वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहा, लेट से एक कंपनी को शेयर होल्डर को पैसा देना है 10 लाख, बट वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहा, वो शेयर होल्डर में भी मर गया, तो ये पैसा कहाँ पे जमा होता है, आईपीएफ में। तुम बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी को पैसा लेना है और वो मिल रहा ही नहीं, काफी बार होता है। कंपनी पैसा देने के लिए रेडी, बट वो आदमी नहीं मिल रहा, गायब हो गया, मर चुका है, उसका एड्रेस नहीं, वो शेयर होल्डर को मालूम नहीं, मे बी उसके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने लिए होंगे शेयर्स, राइट। तो ये आईपीएफ, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको नाकास बोलते थे, अभी ये बंद हो चुका, अभी आ चुका है एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कंपनी एक्ट रिलेटेड फाइनेंशियल मैटर से डील करता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट लोन्स लैंडिंग प्रपोजल, ये भी एक चैप्टर है। 2000 के अमेंडमेंट्स फटाफट देख लेते, कुछ काम का नहीं, सिर्फ फटाफट डिस्कस करें। प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 5 लाख, अभी मुहूर्त चुका है रिस्ट्रिक्शन। Public companies became inoperative and new provision called conversion of public to a private companies, मतलब जो public companies थी वो private में conversion, उसका यहाँ पे सेबी के साथ पावर। सेबी एक ऐसा अथॉरिटी, जैसे आरओसी रहता है कंपनीज में, आरओसी ध्यान देता है कंपनीज के ऊपर, तो सेबी ध्यान देता है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, सेबी ध्यान देता है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय लिस्टेड पब्लिक कंपनी, every listed company making an initial public offer of any security for a sum of rupees 10 crore or more will have to issue that in demat form। demat मतलब क्या, फिजिकल फॉर्म में नहीं आएगा, ऑनलाइन। जैसे तुम्हारा पैसा कहाँ पे सेव्ड होता है, अपना पैसा बैंक में, जैसे कैश अगर है मेरे पास तो वो फिजिकल हो गया, बट अगर मेरे पास बैंक में पैसा है तो वो डिजिटल करेंसी हो गया, बराबर। तो वो मैं मेरे शेयर्स का ही बता देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये शेयर्स का कुछ है ऐसे, तो ये क्या है, डीमैट फॉर्म में ना, मेरे पास इसके फिजिकल कुछ कॉपीज है क्या, आज की डेट में कुछ भी फिजिकल कॉपीज नहीं मेरे पास इसके आज की डेट में, तो ये फिजिकल कॉपीज नहीं है, इसलिए फिर इसको क्या बोलते हैं, फिर डीमैट, मतलब वो डीमैट फॉर्म में। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, वापिस कुछ चेंजेस हुआ, ये कुछ सेक्शन लेके आया, प्रोड्यूसर कंपनीज, मतलब जो फार्मिंग का गुड्स बनाते हैं वो। The existing company law board was proposed to be dissolved and NCLT आया उसके बदले में। जो कंपनी लॉ बोर्ड था, मतलब जो मैटर्स देखता था कि झगड़े अगर हुए कंपनीज के बीच में तो क्या, तो अभी उसके लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आ गया।
एंड बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR, मतलब एक अगर कंपनी डूबने पे तो उसको बचाने के लिए BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एक कंपनी डूबने पे है तो उसको बचाने के लिए ये बोर्ड बना दिया गया। अमेंडमेंट एक्ट 2006 में वापस ये सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए। दिन विद द एडवेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। दिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे रोल नंबर रहता था स्कूल में तो डायरेक्टर का भी एक रोल नंबर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड कंसिस्टेंसी विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000 पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कंसेप्ट पेपर ऑन 2004 का रिपोर्ट था, अभी कुछ काम का नहीं, ठीक है फटाफट देख लेते हैं। टू फ्रेम अ लॉ दैट enables टू अचीव ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, रिवीजन 1956 का करना था। तो फर्स्ट ये कंसेप्ट पेपर, मतलब ये लॉ नहीं था, कंसेप्ट पेपर मतलब कैसा लॉ होना चाहिए पर was exposed for public viewing on the electronic media so that interested party may not only express their opinions but also suggest formulations। मतलब ये कंसेप्ट पेपर जो था वो पब्लिक करा दिया, सजेशंस चेंजेस तुम सजेस्ट कर सकते थे। रिस्पॉन्स वाज ट्रिमेंडस, काफी लोगों को अच्छा लगता है ना दूसरों को अकल सिखाना, तो गवर्नमेंट पूछ रही हमको अकल सिखाओ तो कौन चांस छोड़ेगा, हो बराबर। Therefore, it felt appropriate proposal contents received thereby to be put and merited by expert committee। एक्सपर्ट कमेटी में देखो कौन था, चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर JJ ईरानी, टाटा सन्स का डायरेक्टर, मतलब टाटा कंपनी का डायरेक्टर था वो, विद ऑब्जेक्ट ऑफ सिंप्लीफाइड कॉम्पैक्ट लॉ, मतलब लॉ एकदम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब न्यू कंपनी लॉ के लिए काफी उसमें अप्रोचेस अच्छे रखे थे, काफी ग्राउंड रियलिटीज थी, मतलब एक लॉ कैसे होना चाहिए, मतलब ऐसे होपफुल लॉ नहीं होना चाहिए कि ऐसा करेंगे, लॉ आज की ही सिचुएशन पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर। एंड सॉट टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स मतलब जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे कंपनीज में, इंटरेस्टेड पार्टीज इन इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है, टू एनेबल एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फ्लेक्सिबली एक्सेप्टेड बेस्ट पार्टी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस है वो यहाँ पे अलाउ कर दी गई, ठीक। To ensure that flexibility is coupled with accountability and transparency। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, एक पर्सन ने अगर अच्छे से काम नहीं किया उसको पकड़ो, ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी करो सबको बता के, तो गवर्नेंस अच्छा था इसमें। मल्टीफेरियस प्रोग्रेसिव एंड विजनरी कंसेप्ट, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, काफी आगे का सोचा था, ठीक है। गवर्नमेंटल अप्रूवल रिजीम टू शेयर होल्डर अप्रूवल एंड डिस्क्लोजर, पुराने जमाने में कैसा होता था, कुछ भी चीज करनी तो गवर्नमेंट की परमिशन, बट ये लॉ में क्या बोला, गवर्नमेंट कितना ज्यादा ध्यान दे सकता है, उससे ज्यादा कौन ध्यान देगा, शेयर होल्डर्स, क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल ले लो रादर देन गवर्नमेंट। Expert committee had recommended that private and small companies needed to be given flexibility, बराबर, जो छोटी लेवल पे जिनमें ज्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, पैसा नहीं है, तो उनको थोड़ा फ्री हैंड दो, राइट। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस एट लो कॉस्ट, कंपनीज विद हायर पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे ज्यादा पब्लिक का पैसा लगा है वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेजिम रखो, वहाँ पे काफी ध्यान दो। Further, government and public financial institutions should be subject to parameters to respect disclosures and corporate governance as other companies are subjected to। जो बाकी कंपनीज के ऊपर निगरानी रखते हैं तो गवर्नमेंट कंपनीज और जो पब्लिक फाइनेंशियल जैसे बैंक्स, LIC या फिर कोई भी बैंक, ठीक है, उन पे भी ध्यान दो, ठीक है। तो ये सब भप्पारे बन गए, पर आगे उसका कुछ भी हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर मेन लॉ हुआ 2013। अभी अपन आते हैं मुद्दे पे, इधर से अपने को शुरू करना है। इतने देर काफी अच्छा लग रहा था, ज्ञान एकदम मस्त, पर कुछ काम करना। The Companies Act received the assent मतलब approval of the President on August 29, 2013। No need to remember the date। Companies Act has amended 4 times, 4 बार अमेंड हो चुका है, कब कब, 15, 16, 17, ठीक है, और 19 में लास्ट अमेंडमेंट था लास्ट ईयर। So far ministry has come out with several circulars, ठीक है। Companies Act has introduced new concepts supporting enhanced disclosure, accountability, better board governance, better business facilitation, and so on। It includes associate company, one person, small company, dormant company, सारे अपने को concepts देखने हैं, इसका एक का अलग अलग चैप्टर है, राइट। रीडिंग मेथोडोलॉजी, कैसे रीड करोगे उसको, वो बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब कैसे वो लॉ बना है, जो 658 सेक्शंस थे पुराने लॉ में, अभी सिर्फ कितने 470, ठीक है। 470 नहीं, सॉरी, इतने उससे भी कम है, ये तो 470 में उन्होंने कुछ बोला है, 470 सेक्शंस नहीं, थोड़े कम है।
may issue removal of difficulties under section 470 within the first 5 years। अगर कुछ डिफिकल्टी रिड्यूस करना हो चुके हैं वो 5 साल इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। तो काफी लॉज पास हो गए, वो कुछ काम का नहीं, वो छोड़ दो। whenever a section uses the words as may be prescribed, जहां पे भी वर्ड आता है ना as may be prescribed, as may be prescribed, as may be prescribed मतलब ये कौन प्रिस्क्राइब करेगा, कौन इन्फॉर्म करेगा, वहां पे देखो एग्जीक्यूटिव पावर टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब वो गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बनाएगा, एम्पावर्स द गवर्नमेंट। ये जो सेक्शन 469 है, मतलब जो चीज अभी किसी ने मेरे को पूछा, ठीक है, अभी किसी ने मेरे को पूछा 3 चीजें पूछी कि क्लास के टाइमिंग्स क्या रहेंगे, क्लास की फीस के क्या रूल्स रहेंगे, और क्लास के इंटरनल क्या क्या रूल्स है, फीस कितना है और इंटरनल रूल्स क्या है। टाइमिंग्स मैंने बोल दिया, लेट्स से 2 to 4 फॉर एग्जांपल। फीस मैंने बोला एज पर द बैच, क्योंकि हर बैच के पैसे पीछे बढ़ते हैं, मतलब अगर जून बैच है, जून 21, तो फिर उसके फीस कितने रहेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से 7,000 पर सब्जेक्ट। तो जून जैसे ही दिसंबर 21 होगा तो फिर यूजुअली फीस 500 से बढ़ जाता है, वाई इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एज एज पर योर शेड्यूल, तो अभी वो शेड्यूल मतलब उसके लिए अलग से एक रिपोर्ट और इंटरनल रूल्स, मैं जो भी बोलूंगा एज, वो तुम क्लास में जाके देख लो, वो हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। देखो इंडिया में 3 पिलर्स है, 3 चीजें हैं एकदम इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो पार्लियामेंट के लोग क्या क्या करते हैं, पार्लियामेंट के लोग क्या करते हैं अपार्ट फ्रॉम, मतलब एमपी एमएलए क्या करते हैं, पैसा खाने की छोड़ के लॉ पास करते हैं, बराबर ना, लॉ पास करते हैं, राइट। उनका मेन काम क्या रहता है, लॉ पास करना, ठीक है। सिर्फ लॉ पास करके चलेंगे नहीं। फॉर एक एग्जांपल देता हूँ मैं उसका, ठीक है, कि अगर ऐसा मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में पास हुआ था, राइट। मोटर व्हीकल एक्ट 2019, उसमें क्या बोला है कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो 5,000 का पेनल्टी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सीट बेल्ट नहीं पहना है 5,000 का पेनल्टी, सीट बेल्ट नहीं पहना तो 5,000 का पेनल्टी। ये लॉ ने बता दिया, बट अगर ट्रैफिक पुलिस वाले है ही नहीं तो फिर क्या कोई सीट बेल्ट पहनेगा क्या, नहीं। तो सबसे पहले पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया कि सीट बेल्ट अगर नहीं तो 5,000 पेनल्टी। तो यहाँ फिर दूसरा कौन सा पावर रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या, जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो ध्यान देता है। यहाँ पे मतलब कौन रहेगा, वो अपने पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, आरटीओ, आरटीओ पुलिस ऑफिसर, सफेद वाले पुलिस, ठीक है। तो आरटीओ ध्यान देगा कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सपोज मैं कार चला रहा हूँ मेरी और मैंने सीट बेल्ट पहना ही नहीं, आरटीओ ने पकड़ लिया, मैं बोला मैं पैसा नहीं दूंगा, ये क्या करेंगे बेचारे। फिर अगर झगड़ा है मेरा और आरटीओ के बीच में, मैं बोल रहा हूँ मैंने पहना था, ये पुलिस वाले जानबूझ के मेरे को एड़े में निकाल दे, वो बोला कि वो बोल रहे कि आपने पहना ही नहीं था, तो फिर तीसरे कौन है, कोर्ट, जो डिसीजन देते हैं कि ये लॉ सही है या ये पार्टी ने सही किया या गलत किया। समझा क्या, मतलब लॉ पास ये करते हैं, ध्यान ये देते हैं, और सही चल रहा है या गलत चल रहा है लॉ, या जो ध्यान देने वाला सही चल रहा है, सही चला रहा है या गलत चल रहा है, सारा कौन देखता है, ये 3 पावर्स रहेंगे। तो पार्लियामेंट लॉ पास करता है, बट लॉ हर चीज में डिटेल में तो नहीं पास कर सकता, हर छोटी छोटी चीज का लॉ नहीं बन सकता। तो पार्लियामेंट क्या करता है, मतलब कुछ मेन लॉ वो पास कर लेता है, पार्लियामेंट क्या करता है, लॉ पास करता है, और जो गवर्नमेंट रहता है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, वो लॉ के लिए क्या बनाता है, रूल्स, वो लॉ के लिए क्या बनाता है, रूल्स, क्योंकि पार्लियामेंट मतलब वो हर छोटी छोटी चीज लॉ में नहीं गिनी जा सकती। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब ही क्या, रुको एक मिनट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मतलब ही क्या कि मतलब अभी फॉर एग्जांपल कि अगर ये 5,000 का पेनल्टी नहीं भरा तो आगे क्या होगा, उसका कितना जेल होगा, ये थोड़ी लॉ हर बार बता सकता है, इसलिए फिर ये बना लेता है गवर्नमेंट, ठीक है। तो मतलब लॉ क्या बनाता है, एक मेन बेसिक डायग्राम बनाता है कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा नहीं होगा, और जो छोटी चीज वो किसमें सारी मेंशन करती है, वो गवर्नमेंट मेंशन करता है रूल्स में, वो गवर्नमेंट मेंशन करता है रूल्स में। While provision of the Act along with removal of difficulties, exemption notification schedules deal with the policy and framework of law। देखो ये law किसके साथ, वो जो एक्ट है वो किसके साथ डील करता है, डिफिकल्टी निकालने के लिए, एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जिसको वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे,
शेड्यूल्स एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब पॉलिसी कैसा होगा, रूल्स डील विद प्रोसीजर्स, कैसे वो जो लॉ है वो फॉलो होने चाहिए। रूल्स कैन नॉट चेंज द पॉलिसी फ्रेमवर्क, जो ये लॉ बना है उसको रूल्स धक्का कभी भी नहीं लगा सकते। एंड कैन नॉट ओवरराइड सब्सटेंशियल प्रोविजन, मतलब मेन क्या रहता है, एक्ट, और उसके नीचे क्या आता है, रूल्स। रूल्स किसको अकल सिखा सकते हैं या नहीं, एक्ट रूल्स को अकल सिखा सकता है, बट रूल्स एक्ट को अकल नहीं सिखा सकता। सर्कुलर्स काफी सारे इशू हो चुके हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर प्रिपेयर्ड बाय द आईसीएसआई, जैसे, हाँ, और अभी तुम्हारे इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट जब रिकाम टिकड़ा बैठता है, सीए इंस्टीट्यूट काफी रिकाम टिकड़ा बैठा था, तो उन्होंने फिर काफी स्टैंडर्ड्स इशू किए। एक उन्होंने इशू की इंड एस, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने इशू कर दिए। ठीक है, फिर ये सीए इंस्टीट्यूट, फिर सीए में इंस्टीट्यूट बोला, सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट बोला, हम भी रिकाम टिकड़े, तो उन्होंने इशू कर दिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर सीए जैसे ही सीएस इंस्टीट्यूट बैठा बेचारा, और वो बोला नहीं नहीं हम भी रिकाम टिकड़े, तो उन्होंने इशू कर दिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। समझा क्या, हर एक इंस्टीट्यूट ने वो जो रिकाम टिकड़े बैठे थे, तो उन्होंने हर एक स्टैंडर्ड इशू कर दिया। तो तुमको कौन सा स्टैंडर्ड देखना है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने आईसीएसआई ने अप्रूव बाय द सी। ठीक है, तो ये कंपलसरी। ठीक है, आज अब तक अपना मेन पार्ट हुआ ही नहीं, अपन सिर्फ उसके पीछे की हिस्ट्री जानते रह गए। कल से अपन प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह कर लेंगे। मैंने जैसे बोला इसको एक 4-5 दिन लगेंगे मैक्स टू मैक्स, खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, चलो फिर आज के लिए रुक जाते हैं।